हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू ईबी ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना, ये रहा चैप्टर का नाम। तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। ओके, मैं फॉलो कर रही हूँ स्टैंडर्ड 10 मैथ्स एनसीईआरटी बुक। ओके, उसका एक्सरसाइज 3.2 जो है वो हम लोग सॉल्व करें। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 मैं सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप ओपन कर सकते हो, है ना। अदरवाइज अगर आपके पास नहीं है तो क्वेश्चंस बोर्ड पर है, आपको बुक की ज़रूरत नहीं है। ओके, देखिए मैंने इंट्रोडक्शन सिखाया है ऑलरेडी आपको, है ना। एक्सरसाइज 3.2 में जो भी क्वेश्चंस हैं उसका इंट्रोडक्शन, कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस, वो सब मैंने एक्सप्लेन किया एक वीडियो में। देन एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एक वीडियो में मैंने अपलोड किया है। फिर दूसरी वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 अपलोड किया है, और फिर ये वीडियो जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 6 के आगे बता रही हूँ। तो मेरा मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें मैंने वीडियोस डिफरेंट वीडियोस में अपलोड कर रखे हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आपको इंट्रोडक्शन समझना ज़रूरी होता है, और इंट्रोडक्शन का वीडियो आपने देखना चाहिए। ओके, तो अगर आपने देखा नहीं हो, हाँ, और अगर आपको देखना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालकर रखा है सारे वीडियोस का। ओके, जो भी मेरे एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन, उसके सॉल्यूशंस, एवरीथिंग। ओके, इवन उसके पहले एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन, उसके सॉल्यूशन, सबका वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। ओके, आई होप आपको पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक कैसे देख रहे हैं। मैंने जो टाइटल लिखा है इस वीडियो में, आप टाइटल पर क्लिक करोगे, आपको सारे लिंक्स प्रॉपर्ली समझ में आ जाएंगे, दिख जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अपन क्वेश्चन नंबर 6 आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन द लीनियर इक्वेशन दिस, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines and coincident lines। तो जैसे मैंने कहा, आपने देखना चाहिए प्रीवियस वीडियोस, है ना, इंट्रोडक्शन वगैरह आपने देखना चाहिए, और इवन इसके पहले के क्वेश्चंस भी अगर आप देखते हो और इंट्रोडक्शन देखते हो तो ये सारी चीज़ें आप बहुत कुछ आप खुद भी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो देखिए अभी सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उन्होंने कहा है कि एक इक्वेशन दिया हुआ है। हाँ, हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होता है उसका जो जनरल फॉर्म है वो क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, है ना। तो इस फॉर्म में ये इक्वेशन दिया हुआ है, उसकी कोई टेंशन ही नहीं है। अब उन्होंने कहा कि आपको दूसरा लीनियर इक्वेशन लिखना है सो दैट उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो कि जो पेयर जो फॉर्म हो, मतलब ये और जो नया पेयर अपन लिखे, इसके साथ अपन जो नया इक्वेशन लिखेंगे उन दोनों का पेयर मिलकर इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाना चाहिए, है ना। मतलब दोनों लाइंस मिलकर इंटरसेक्टिंग। अब आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो इंटरसेक्टिंग का, पैरेलल का एंड कोइंसिडेंट लाइंस का डिफरेंट कंडीशन होता है ना। तो अगर आपको पता हो, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए मैंने क्या कंडीशन बताया था आपको, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए मैंने कंडीशंस बताए थे। क्या कंडीशंस बताए थे मैंने, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, दिस वाज द कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना। फिर पैरेलल लाइंस के लिए, दो लाइन पैरेलल कब होगी, उस जब होगा तब क्या होगा कंडीशन, कोफिशिएंट का a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन मैंने पैरेलल लाइंस के लिए बताया था। और एक था कोइंसिडेंट लाइंस, है ना। तीन ही सिचुएशन पॉसिबल है, तो इन तीनों के डिफरेंट रिलेशन है, कोफिशिएंट मतलब उनका जो रेशियो है उसका ऐसा रिलेशन है। अब कोइंसिडेंट लाइंस अगर दो है तो उसके लिए क्या है सिचुएशन, उसके लिए है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो ये तीन चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर ये तीन कंडीशंस आपको पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी है। ठीक है, तो चलिए अपन सोल्यूशन लिखना स्टार्ट करेंगे। सोल्यूशन कैसे लिखना है वो मैं अब आपको बता रही हूँ। देखिए सोल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन है इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना। मतलब गिवन द लीनियर इक्वेशन दिस, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखो गिवन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, दिस इज द गिवन लीनियर इक्वेशन। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ना। अब आप बोलोगे आपको दूसरा लीनियर इक्वेशन बनाना है। टू फाइंड क्या फाइंड करना है, अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, टू फाइंड अनदर लीनियर इक्वेशन। मैं मतलब स्टेप्स क्या लिखना है, स्टेटमेंट वो भी बता रही हूँ। ठीक है, टू फाइंड अनदर
लीनियर इक्वेशन, मैं बस कॉपी कर रही हूँ उसको, आप देख रहे हो, टू फाइंड, यहाँ पे टू फाइंड अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स such that द, आप समझ ही रहे हो ना, मैं सिर्फ कॉपी कर रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स लिखने में कोई प्रॉब्लम आपको होना ही नहीं चाहिए। सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज, फर्स्ट क्या है, कौन सा फाइंड करना है अपने को, इंटरसेक्टिंग लाइंस का। इज इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब हमें ऐसा इक्वेशन लिखना है कि दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग हो जाए। हाँ, टू फाइंड अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्या होगा, इट शुड satisfy the below कंडीशन। कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, अभी जस्ट मैंने आपको इट शुड सेटिस्फाई द बिलो कंडीशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, राइट। तो क्या सेटिस्फाई होना चाहिए, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो चलिए अब फटाफट देखते हैं। आपको ऐसे सोचना है कि भाई a1 तो पता है, यहाँ पे आप देखो गिवन दिस है ना, अब यहाँ पे आपको हियर a1 क्या है बच्चों, a1 क्या है यहाँ पे, a1 है 2, है ना। ये सब बात तो अब आपको समझ में आ ही रहा होगा, है ना, आपने सारे क्वेश्चंस हमने बहुत सारे कर लिए, b1 3 c1 -8 ये सब दिया हुआ है, पर a2 b2 नहीं पता, यही तो हमें निकालना है, न्यू लीनियर इक्वेशन जिसमें a2 b2 और c2 होगा, राइट। तो आपको कैसे सोचना है, आप कैसे सोचोगे वो बताओ। तो आप ऐसे सोच रहे हो कि भाई a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो आप लिखोगे 10 या 10 जो भी, द अनदर इक्वेशन कुड बी, देखो अब समझना ध्यान से, हाँ, अनदर इक्वेशन कुड बी, इसका आंसर ना वैरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन, ऐसे नहीं है कि एक ही आंसर होगा, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ कैसे। Thus the another equation could be 2x, देखिए ध्यान दीजिए, a1/a2 तो 2/2 है ना, नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, 2x - 7y, हाँ, 2x - a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, प्लस 9 = 0, ठीक है, ऐसे कुछ आप लिख सकते हो, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये और ये जो इक्वेशन है इसमें a1 b1 c1 पता है, इसमें a2 क्या है 2, b2 क्या है -7 और c2 क्या है 9। अब आप फटाफट चेक करके देख लो, देखो a1/a2 यानी 2/2, हाँ, और a1/a2 आ गया 2/2 विच इज़ 1, और b1/b2 क्या आ रहा है 3/-7 विच इज़ -3/7। अब आप देखो ना, ये है a1/a2 की वैल्यू है 1 और b1/b2 क्या है -3/7, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है ना। तो आई बात समझ में, यही तो फुलफिल होना चाहिए कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल ना हो, तो आ गया ना। तो दस द अनदर इक्वेशन कुड बी दिस, आई बात समझ में, अनदर इक्वेशन कुड बी दिस, ठीक है, सच दैट, हाँ, सच दैट a2 इक्वल टू दिस, b2 इक्वल टू दिस, ठीक है, देयरफॉर दिस, है ना। ये स्टेटमेंट्स लिखने का बस तरीका है, ठीक है। सो आप यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो, क्लियरली वी कैन सी दैट इट satisfies the condition of intersecting lines, है ना। आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो, therefore a1/a2 not equal to b1/b2, खत्म, ठीक है।
आई बात समझ में। अब स्टेटमेंट्स जो हम लिखते हैं ना बच्चों, स्टेटमेंट्स लिखने का अपना अपना तरीका है। ऐसे नहीं है कि सेम टू सेम मेरा वाला आपको कॉपी करना है। आप समझो लॉजिकली मैंने किया क्या है, दैट्स इट। अगर आप लॉजिकली समझ रहे हो तो आप अपने वर्ड्स में भी चीज़ों को लिख सकते हो। अब ये वाला लिखना तो कुछ था ही नहीं, ये तो बस कॉपी किया मैंने क्वेश्चन से ही, जो चीज़ें क्वेश्चन में लिखी थी वही चीज़ें कॉपी करी है। बस यहाँ पे मैंने लिखा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स ऑफ फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन्स। क्वेश्चन में फर्स्ट वाला कर रहे हैं इसलिए हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन लिखेंगे। देन इट शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। कौन सा कंडीशन? ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना, इंटरसेक्टिंग के लिए, क्योंकि हमें पता है इंटरसेक्टिंग का ये कंडीशन है। देन अनदर इक्वेशन क्या हो सकता है, ये तो मैंने अपने मन से ले लिया, है ना। आप भी सोच सोच के अपने मन से ले सकते हो। कैसे लिया आपने समझा ना, ये वाला कंडीशन फुलफिल होना चाहिए था। तो a1/a2 1 आया, b1/b2 ये आया -3/7, तो ये इक्वल नहीं है, खत्म। जब इक्वल नहीं है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि यही इक्वेशन आंसर होगा, कुछ बच्चे कुछ अलग भी आंसर ले सकते हैं, है ना, ले सकते हैं ना। देयर आर सो मेनी आंसर्स यू कैन मेक, क्योंकि ये बस इक्वल नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। हाँ, एक और अपन आंसर लें क्या अपने मन से। दूसरा इक्वेशन हो सकता है 3x, ठीक है, 3x लिया तो 2/3 हो गया। हाँ, -3y + 8 = 0। ये भी एक आंसर हो सकता है कि नहीं, क्योंकि देखिए a1/a2 क्या हो जाएगा, a1 है 2 और यहाँ a2 क्या होगा 3, b1/b2 क्या होगा, b1 है 3 एंड b2 क्या है -3। क्या ये इक्वल है क्या, 2/3, और ये तो कैंसिल होकर -1 हो रहा है, तो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। सो ये वाला इक्वेशन भी आंसर हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे आंसर्स पॉसिबल हैं, है कि नहीं। तो एवरी चाइल्ड हैज़ देयर ओन वे ऑफ थिंकिंग। आप अपने तरीके से सोच के कोई भी, बस आपको लॉजिकली समझना चाहिए कि ये वाला जो रिलेशन है ये सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से आप कोई भी इक्वेशन लिख सकते हो। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। तो इस तरह से आप करोगे। इफ़ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो एंड देन नोट इट डाउन, एंड विल कम टू द नेक्स्ट सेकेंड वाला पैरेलल लाइंस में आएंगे। अच्छा देखिए, अब है ना, मैं पूरा का पूरा सब कुछ इरेज नहीं करूँगी क्योंकि सेम चीज़ मुझे वापस लिखना ना पड़े। तो आपने अभी पॉज करके नोट कर लिया होगा, है ना। देखिए अब ये जो सेकेंड वाला है पैरेलल लाइंस, इसमें भी इक्वेशन तो यही वाला दिया हुआ है, राइट। इसी इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग हमें एक और इक्वेशन लिखना है जो दोनों इक्वेशन मिलकर कैसा बने, दोनों की लाइन कैसी हो, पैरेलल हो। हाँ, पैरेलल लाइंस के लिए ये कंडीशन होता है a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, a1 b1 c1 की तो वैल्यू वही रहने वाली है। टू फाइंड अनदर लीनियर इक्वेशन, हम लोग सेकेंड वाला अब सॉल्व कर रहे हैं ना। फर्स्ट आपने वीडियो पॉज करके नोट कर लेना है। टू फाइंड अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स ऑफ फॉर्म इज पैरेलल लाइंस। अब हम लोग इंटरसेक्टिंग की जगह क्या लिखेंगे, पैरेलल लाइंस, है ना। पूरा का पूरा वापस से मैं कॉपी करूँ, इससे बेटर है कि पैरेलल लाइंस, है ना, पैरेलल लाइंस। इट शुड सेटिस्फाई द बिलो कंडीशन। अब कंडीशन क्या होगा, कंडीशन चेंज हो जाएगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन होना चाहिए। सो अब आप सोचो, अब आपको सोचना है कि क्या इक्वेशन हो सकती है। ये इक्वेशन तो अब नहीं होगा, अब अपने को अलग सोचना पड़ेगा, ठीक है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। पहली चीज़ ये है कि a1/a2 और b1/b2 इक्वल होना चाहिए। सब अलग हो जाएगा अब, ठीक है। तो a1/a2, अभी a1 है 2, हाँ, अब a1/a2 और b1/b2 दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अपन ऐसे ले सकते हैं क्या, a1/a2 तो अपन कह सकते हैं 2/2 यानी 2x। हाँ, b1/b2 b1/b2 भी 3/3 अगर ले लूँ तो 1 हो जाता है, 2/2 1 होता है। अब 3/3 अगर मैं कर दूँ +3y, है ना, तो 2x + 3y। हाँ, अब b1/b2 a1/a2 इक्वल है, बट c1/c2 इक्वल नहीं होना चाहिए। तो 2x + 3y +9 = 0। हाँ, अब चलो चेक कर लेते हैं। a2 की वैल्यू यहाँ क्या है 2, b2 3, c2 9। अब a1/a2 क्या आ गया, 2/2 1, है ना। b1/b2 3/3 which is again 1, and c1/c2
C1 इज व्हाट -8/9। हाँ, ये सब हटा दो, ये पहले वाले क्वेश्चन का है। तो आप लिखोगे हियर A1/A2 1, B1/B2 1, C1/C2 is this. Therefore A1/A2 is equal to B1/B2, है ना, दोनों इक्वल, नॉट इक्वल टू C1/C2। बताइए सही है या नहीं? ऑफ कोर्स A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, नॉट इक्वल टू C1/C2, राइट। ये हमारा इक्वेशन हो गया। तो आप कहोगे अनदर इक्वेशन, हमने ये अपने मन से ले लिया। अब आप क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो क्लियरली, वही जो लास्ट स्टेटमेंट हमने लिखा था ना प्रीवियस वाले के लिए, वी कैन सी that the another equation satisfies the condition of क्या? पैरेलल लाइंस। समझ में आया? सो ये मेरा आंसर हो गया। कौन सा मेरा आंसर हो गया? ये वाला, है ना। क्वेश्चन, उन्होंने क्वेश्चन में यही तो पूछा है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। हाँ, तो आपने ये लिख दिया। अब जैसे मैंने कहा आंसर डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। अभी यहाँ मैंने 2x + 3y + 9 = 0 लिखा हुआ है, ठीक है। अब कोई लिखेगा, मान लो आप, आपकी मर्ज़ी, आप लिख सकते हो 4x, ठीक है। मैं अपने मन से बता रही हूँ, बहुत सारे सोल्यूशंस पॉसिबल है, आप समझ गए होंगे ना। सिर्फ आपका ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, ये वाला जो कंडीशन है ना। सोल्यूशंस तो बहुत सारे इक्वेशंस पॉसिबल हैं। तो अगर मैं लिखूँ 4x + 2 × 4, 3 × 2 = 6 होता है, तो 6y, हाँ 4x + 6y एंड C1/C2 इक्वल नहीं होना चाहिए, -9 = 0। मान लो आपने ऐसा ले लिया एक इक्वेशन, ये इक्वेशन की जगह पर मान लो आपने ये इक्वेशन ले लिया। तो अब आप देखो A2 की वैल्यू क्या है? 4, A1 की वैल्यू क्या है? 2। अब आप फटाफट निकाल के यहाँ देख सकते हो, A1 2, A2 4, कितना आ गया? A1/A2 कितना आया? A1/A2 आ गया 2/4, है ना, विच इज़ 1/2 एक्चुअली, राइट, 1/2, ठीक है। अच्छा, अब अगर B1/B2 बोलूँ तो क्या आएगा? देखो आप, B1 क्या था? 3, यहाँ B2 क्या है? 6, सो 3/6, अगेन इट इज़ 1/2। A1/A2 एंड B1/B2 इक्वल आ गया। अब C1/C2 देख लेते हैं। C1/C2, C1 क्या है? -8 एंड C2 कितना है यहाँ पे? -9, 8/9। ये तो इक्वल नहीं है, तो देखा आपने, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये भी इक्वेशन इसकी आंसर हो सकती है। एक क्यों? मैंने जैसे कहा, देयर आर सो मेनी इक्वेशंस पॉसिबल, राइट। तो इसी तरह से आपको सोचना है कि कौन सा रेशियो जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है ना, कौन सी कोफिशिएंट अपने को लेनी होगी विच सेटिस्फाइज दिस कंडीशन, जो भी दिया हुआ है। अब इंटरसेक्टिंग था तो इंटरसेक्टिंग के केस में हमें ये देखना था, पैरेलल है तो ये हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से, सो वी कैन सी दैट द अनदर इक्वेशन सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइन्स, ठीक है। अनदर इक्वेशन कौन सा बच्चों? किस इक्वेशन की बात हो रही है? ये वाली, 2x + 3y + 9 = 0, है ना। अनदर इक्वेशन दिस, हाँ, सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइन्स, ठीक है। आप चाहो तो इसको नोट कर लो। नेक्स्ट करेंगे थर्ड वाला, विच इज़ कोइंसिडेंट लाइन्स। अब कोइंसिडेंट लाइन्स में भी मैं सब कुछ इरेज नहीं करूँगी, ठीक है। चलो मैं यहीं पे सॉल्व करूँ, आप इसको वीडियो को पॉज करके एक बार फटाफट नोट कर लो, ठीक है। ओके, आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए फिर से थर्ड की बात अब हम लोग करेंगे ना। 2 हो गया अपना, ये थर्ड है। देखिए अब थर्ड वाले में इक्वेशन यही है, A1 A2 A1 B1 C1, तो ठीक है। टू फाइंड अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज कोइंसिडेंट लाइन्स। अब कोइंसिडेंट लाइन्स की बात हो रही है, कोइंसिडेंट लाइन्स की बात हो रही है, ठीक है। इट शुड सेटिस्फाई द बिलो कंडीशन। बताइए कोइंसिडेंट लाइन्स का कंडीशन क्या है? ये है
तो चलिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तीनों रेशियो जो है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब इक्वल होने के लिए आप क्या ले सकते हो? ठीक है, सोचो आप क्या ले सकते हो। मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 4x + 6y, हाँ 4x, 2/4, 1/2 होता है 3, एंड यहाँ पे क्या है -8 है ना, -16। देखा आपने? देखो मैं दिखाती हूँ। A2 है मेरा 2, B2 क्या है 6 एंड C2 -16 है ना। तो A1/A2, चलिए फटाफट निकालेंगे। A1/A2 मतलब A1 इज़ 2, A2 क्या है बच्चों यहाँ पे 4 है ना, सॉरी यहाँ है ना, तो 2/4 विच इज़, कैंसिल करोगे तो 1/2 आएगा। B1/B2 कितना, B1 3, B2 6, कैंसिल करके 1/2 आएगा है ना। एंड C1/C2 -8 अपॉन -16, माइनस कैंसिल, 8 अपॉन 16 यानी 1/2। देखो तीनों ही केस में 1/2 1/2 1/2 मिला है ना। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। क्लियरली वी कैन सी दैट द अनदर इक्वेशन, अब इक्वेशन कौन सा है मेरा, 4x + 6y - 16 इक्वल टू 0 satisfy the condition of coincident lines. So this is the answer. Which equation is the answer? ये वाला, ये जो इक्वेशन है दिस इज द आंसर, राइट। अब ऐसे तो नहीं है कि यही हो सकता है, और आप कुछ लिख सकते हो बच्चों, और कुछ पॉसिबिलिटी है जो आप अपने मन से लिख सकते हो। सोचो और मुझे बताओ। डेफिनेटली देयर आर सो मेनी इक्वेशंस पॉसिबल एज आई सेड, राइट। हर बच्चे अपने अपने तरीके से सोच सकते हैं आराम से, है ना। एक इक्वेशन और अपन बना लें, चलिए बना ही लेते हैं। देखिए A1/A2, A2 2 है ना, तो मैं एक इक्वेशन लिख लेती हूँ, 2 3 जो 6 होता है ना, तो 1/3 करते हैं अपन, ठीक है 1/3 की बात सोचते हैं। तो A1/A2 1/3, B1/B2 1/3, C1/C2 1/3, कुछ ऐसा कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 2/3, 2 3 जो 6, तो 6x, हाँ प्लस 3 3 जा 9 ना, 9y एंड 8 3 जा 24, सो -24 इक्वल टू 0। अब आप सोचो, यहाँ ये हमारा सॉल्व हो चुका है, ये मैं अलग से एक और बता रही हूँ, है ना, एक और इक्वेशन। अब आप देखो A2 यहाँ पे क्या है, A2 है 6, B2 है 9 और C2 -24। और फटाफट आप निकाल के देख लो, A1/A2, A1/A2 मतलब 2/6, 1/3 हो गया है ना। B1/B2 3/9, फिर से 1/3 हो गया। और C1/C2 -8 बाई -24, फिर से 1/3 हो गया। देखा, तो दिस इक्वेशन इज अगेन द आंसर। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस आप फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। ये बस एग्जाम्पल बताया मैंने, ऐसे नहीं सोचना कि मैम ने जो इक्वेशन लिखा है यही इक्वेशन आंसर होगा, है ना। इसीलिए मैं जस्ट एक एक एग्जाम्पल और आपको लेके दिखा रही हूँ कि ऐसे नहीं है कि जो मैंने लिखा है सेम टू सेम आपका होना चाहिए। आप अपने मन से कोई भी इक्वेशन ले सकते हो, बस आपका ये जो रेशियो है ना, रेशियो का रिलेशन, ये आपका सेटिस्फाई होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। चलिए फिर आप इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड हमने तीनों कर लिया है ना, ठीक है। मैंने स्टेटमेंट्स भी लिख दिए, कोइंसिडेंट लाइंस, है ना। चलिए, तो ये मेरा इक्वेशन आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन में भी पूछा गया ना, राइट द अनदर लीनियर इक्वेशन, तो अनदर लीनियर इक्वेशन इज दिस। ओके बच्चों, अब आप नोट करो, वीडियो को पॉज करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, ठीक है। बुक अगर है एनसीईआरटी का तो आप ओपन कर सकते हो, नहीं है कोई बात नहीं, क्वेश्चन बोर्ड पर है, आप बस देखो, ध्यान दो। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस दिस एंड दिस। हाँ, पहले आपको ग्राफ बनाना है ये दो इक्वेशन का। नाउ डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस।
एंड देन शेड द ट्रायंगुलर रीजन। उन्होंने बोला है कि ये दोनों जो इक्वेशन है, पहले तो आप इसका ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाने के बाद आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है ट्रायंगल के वर्टाइसेस का। जो ट्रायंगल कैसे बनेगा, ये दोनों लाइन और एक्स एक्सिस से, ठीक है। तो चलिए, ये जो आगे की स्टोरी है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स एंड ऑल, वो तो हमें करना ही है, बट उसके पहले जो एकदम सिंपल बात उन्होंने कहा वो ये कहा कि पहले आप ग्राफ बनाओ इन दोनों इक्वेशन का। तो ग्राफ बनाना तो बहुत सिंपल है, राइट, आपको आता है ये, तो फटाफट हम लोग ग्राफ बनाएंगे पहले, है ना। तो चलिए एक एक करके दोनों इक्वेशन लेंगे। फॉर फर्स्ट कौन सा इक्वेशन है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके लिए ग्राफ बनाने के लिए हमें टेबल बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके वैल्यूज़ निकालेंगे, टेबल बनाएंगे, ठीक है। चलिए x y है ना, x कॉमा वाई। अभी तक तो आप लोगों ने बहुत सारा ग्राफ बना लिया है मेरे साथ, है ना, प्रीवियस वीडियोस में। तो अब आपने अगर वो सब देखा होगा तो इसे बनाना आपके लिए बहुत आसान है। कोई भी वैल्यू x का अपन ले सकते हैं, है ना। मैं ले रही हूँ 0। अब यहाँ x अगर 0 रखूँगी मैं तो y क्या होगा, 0 प्लस 1 1 होता है, माइनस वाई इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू 1। तो मेरा जो कोऑर्डिनेट रेडी हो गया वो 0 1, फिर 0, फिर एक बार 1 ले लेती हूँ। अगर x 1 लेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 1 2, है ना, तो y इक्वल टू 2 हो गया। हाँ, माइनस वाई इक्वल टू -2। नाउ 0 1 एक ले लेती हूँ तो कोऑर्डिनेट रेडी हो गया 1,2, एंड थर्ड मैं ले लेती हूँ 2। हाँ, 2 लूँगी मैं तो 2 प्लस 1 3 होता है, माइनस वाई इक्वल टू -3, सो वाई इक्वल टू 3। सो मेरे को कोऑर्डिनेट मिला 2,3, है ना। जैसे मैंने कहा आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, मैंने 0 1 और 2 लिया है, ठीक है। अब दूसरा, फॉर 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसके लिए भी वही चीज़, x की वैल्यू आपको लेनी है अपने से, फिर y आप फाइंड करते हो और x कॉमा वाई आपको कोऑर्डिनेट मिल जाता है। तो मैं लूँगी x की वैल्यू 0 फिर से। हाँ, तो अब 0 लूँगी तो क्या होगा, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। आप इसका कैलकुलेशन जो मैं ओरली बोल रही हूँ, आप इसको रफ में भी कर सकते हो, है ना, राइट साइड में रफ में भी कर सकते हो, चाहो तो आप यहाँ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन, इसलिए मैं ओरली करके बता रही हूँ। x की वैल्यू 0, तो 3 0 0। नाउ 2y इक्वल टू 12, सो y इक्वल टू 6, है ना, 12/2। सो कोऑर्डिनेट मिल गया 0,6। अब मैं x की वैल्यू ले लेती हूँ अपने 1 से 2। अब 2 लूँगी तो 3 2 6, हाँ, 6 माइनस 12 -6, तो इधर जाके +6, +6/2 3, 2,3। और एक और ले लेती हूँ, x की वैल्यू 4 ले लेती हूँ, ठीक है। 4 लूँगी तो क्या होगा, 4 3 12, 12 माइनस 12 0 हो जाएगा। सो 2y इक्वल टू 0, सो y इक्वल टू 0। कोऑर्डिनेट मिल गया 4,0, राइट। 9th में सीखा है ना ये सब, है ना। और वैसे भी मैंने ये सब सिखाया आपको, सब बताया है कैसे कैसे वैल्यूज़ डाल के अपन फाइंड करते हैं ना। ये सब तो बहुत सिंपल चीज़ है ना। 0 डाला इक्वेशन में तो y की वैल्यू मिली, 2 डाला x की वैल्यू तो y मिल गया, 4 डाला तो y मिल गया, है ना। ये हो गया। अब हमारा कोऑर्डिनेट्स हमें मिल चुका है, अब ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाने के लिए यहीं पे बना लूँ, हाँ यस, चलो, नेगेटिव वैल्यूज़ तो है ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है। चलो, ये रहा मेरा ग्राफ। x डैश, y डैश, ठीक है। चलिए, अब इधर क्या होता है बच्चों, 1 2, आप ग्राफ पेपर पे प्रॉपर मेजरमेंट स्केल से करके करोगे, है ना। इधर नेगेटिव x एक्सिस -1 -2 -3 एंड सो ऑन, -4 भी ले लो, आपकी मर्जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। इधर -1 -2 -3 -4, है ना, चलता जाएगा। चलिए, अब अपन फटाफट प्लॉटिंग करेंगे। देखिए 0,1, सबसे पहले 0,1 ना, 0,1 यहाँ पर आप इसका नाम भी लिखो, ये कोऑर्डिनेट जो है वो लिखना है 0,1। देन यू हैव 1,2, तो 1,2 यानी यहाँ पे आएगा, है ना, x पे 1 y पे 2, तो दिस इज़ 1,2। देन यू हैव 2,3, ओके, सो 2 एंड देन 3 इज़ हियर,
दिस, हाँ राइट, करेक्ट है ना। आपको मिला। अब आप क्या करते हो, आप स्ट्रेट सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो, स्ट्रेट लाइन, हाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है बच्चों, एकदम स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करोगे। आप स्केल से करोगे, ग्राफ पेपर पे करोगे ना, तो थोड़ा भी कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं नहीं होगा, ठीक है। तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं क्या फ्री हैंड कर रही हूँ, इसलिए वो थोड़ा बहुत आपको लाइन स्लैंटिंग वगैरह दिख रहा है, बट जब आप ग्राफ पेपर पे स्केल से करोगे तो एकदम परफेक्ट आएगा, ठीक है। चलिए, अब ये इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, वो लिखना ज़रूरी है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इज़ द इक्वेशन फॉर दिस पर्टिकुलर लाइन, हो गया। अब नेक्स्ट ये 0,6, 0,6, 2,3, 2,3, this again same point 2,3, then 4,0, this। अब इनको भी ज्वाइन कर दीजिए, इसको भी आगे बढ़ा देना और एक्सटेंड कर देना। अब ये जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन लिखना है। अब आप ध्यान दो मेरी बात पे, हाँ। अब उन्होंने क्या बोला था, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। आप उस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट की बात करो, बताओ कोऑर्डिनेट बताओ उस ट्रायंगल के वर्टाइसेस का। एक ट्रायंगल जो होता है उसमें कितने वर्टाइसेस होते हैं, 1 2 3, 3 वर्टाइसेस। तो इन तीनों का कोऑर्डिनेट बताना है। कहाँ पर बन रहा है ट्राइंगल, फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, ये दो लाइन मिलकर, एंड एक्स एक्सिस, ये दो लाइन और एक्स एक्सिस, ये दो लाइन और एक्स एक्सिस मिलकर कहाँ पर आपको ट्राइंगल बनाता हुआ नजर आ रहा है। ध्यान दो, आप देखो ध्यान से, पहले फिगर को और समझो, कहाँ पे आपको दिख रहा है ये दोनों लाइन। ये देखिए यहाँ पर ध्यान दो, आप देखो मैं यहाँ पे रेड से ही डार्क कर रही हूँ, ये देखिए ये ट्राइंगल है, और एक्स एक्सिस उसने बोला, ये देखिए ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है, आया समझ में। तो ये दोनों लाइन और एक्स एक्सिस मिलकर जहाँ पर ट्रायंगल बना रहा है उसके तीनों वर्टाइसेस का आपको बताना है कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो बहुत सिंपल है ना, अब तो आप बता सकते हो आराम से। एक्स एक्सिस पे ध्यान देना है ना, एक्स एक्सिस की बात हो रही है इसलिए अपन ये वाला लिए है ना। चलिए तो बताइए कौन कौन सा कोऑर्डिनेट है। फ्रॉम ग्राफ वी कैन सी, है ना, ग्राफ जो है उससे आपको क्या दिख रहा है, व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग, हाँ, दैट दीज टू लाइन्स, ये दोनों लाइन जो है कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, ये दोनों लाइन बच्चों आप देख सकते हो, दो लाइन को पहले तो 2,3 पे, है ना। तो दीज टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट 2,3, यस, आर इंटरसेक्टिंग एट 2,3, ये दोनों लाइन 2,3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। पहली पॉइंट तो वही हो गई, वही फर्स्ट वर्टेक्स जो है हमारा वो हो गया, है ना। एंड यही दोनों, और ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, और दोनों लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, दीज टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट दिस एंड एक्स एक्सिस एट कहाँ कहाँ, ये जो पॉइंट है ये वाला, इसको एक्स एक्सिस के ऊपर, ये जो लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को यहाँ पे। तो इस पॉइंट को क्या नाम दोगे आप, इस कोऑर्डिनेट को, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका -1,0। हाँ, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 4,0, राइट। एक्स एक्सिस एट -1,0 एंड 4,0। मैंने तीनों वर्टेक्स को रेड कलर से लिखा आपको समझाने के लिए, ठीक है। हाँ, तो हमें ग्राफ से ये दिख रहा है कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है 2,3 पे,
एक्स एक्सिस पे एक यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे कहाँ, -1, 0 पे, और दूसरी जगह 4, 0 पे। और फाइनली हमारे ट्राइंगल का तीनों वर्टाइसेस भी यही है। तो आप लिख दो therefore vertices of the triangle are triangle हाँ enclosed by these lines and x axis, ये भी आप ऐसे भी आप लिख सकते हो, enclosed by these two lines and x axis। हाँ, आर कौन कौन सा वर्टाइसेस है, कौन कौन सा है बच्चों, 2, 3, 4, 0 एंड -1, 0। 2, 3, 4, 0, -1, 0, ये 3 वर्टाइसेस हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो चीज़ मैंने लिखी है, ये स्टेटमेंट, हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है ये यूजलेस है, क्यों लिखा है, तो मत लिखो आप। ऐसे कुछ नहीं कि ये स्टेटमेंट लिखना ही है, सीधा सीधा अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट हो जा रहा है मैम, इतना इतना क्यों लिखना है, तो मत लिखो। ये समझाने के लिए लिखा था कि भाई ग्राफ से हम ये देख पा रहे हैं कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट 2, 3 पे कर रहा है और एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये बात बताने के लिए मैंने लिखा है। अगर आपको नहीं लिखना है ना, तो आप नहीं लिखोगे तो भी चलता है। आपको सीधा सीधा ट्राइंगल ध्यान से देखना है कि भाई दोनों लाइन और एक्स एक्सिस कहाँ कहाँ वर्टेक्स बना रहा है। तो जो वर्ट आप सीधा सीधा ये भी लिखोगे तो चलता है कि वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल इनक्लोज्ड बाय दीज 2 लाइन्स एंड एक्स एक्सिस आर दिस। यही बताना था ना क्वेश्चन में, है ना, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइन्स एंड एक्स एक्सिस, वो हमने बता दिया। अब उन्होंने कहा शेड द ट्राइंगुलर रीजन, तो कर दो शेड करना है ना, तो ये रहा, मैं इसको शेड कर देती हूँ। अब आप आपके पेंसिल से ही इनफैक्ट करोगे, पेन से नहीं करोगे, पेंसिल से करोगे शेड, है ना, कुछ भी आप इस तरह से शेड कर सकते हो। शेड करना आपके ऊपर है, आपको जो भी डिज़ाइन अंदर बनाना है आप बना सकते हो। ठीक है, हो गया। सो दिस इज़ माई ट्राइंगल। आप है ना इसको नेम भी दे सकते हो, पता है, जैसे आप लिख सकते हो ABC। हाँ, तो ट्राइंगल ABC इज़ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, आप ऐसे भी लिख सकते हो, पता है, ट्राइंगल ABC इज़ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। नहीं लिखा तो कुछ गलत नहीं होने वाला है, बट जस्ट मैं बता रही हूँ, अगर आपने लिखा तो भी परफेक्ट है। ठीक है, थोड़ा स्टैंडर्ड दिखता है ट्राइंगल ABC, है ना। चलिए, ओके, तो ये था ये क्वेश्चन। ठीक है, हमने शेड भी कर दिया, सब कुछ हो गया। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। फिर भी कुछ डाउट है, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी पूछना है तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, ओके। तो मैं इसके बाद आगे और भी इंट्रोडक्शन, इसी चैप्टर को और भी आगे प्रोसीड करूँगी, है ना। इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन अब नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। ठीक है, तो आपको अगर वीडियोस, आगे के वीडियोस भी आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, सो दैट मैं जैसे जैसे वीडियोस डालती जाऊँगी आपको वो नोटिफिकेशन आता जाएगा। वो बेल आइकन प्रेस कर दोगे तो आपको नोटिफिकेशन आता जाएगा। ठीक है, तो बस अगर आपको वीडियो सब कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ तक अगर आप देख रहे हो, तो इट्स माई रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक माई वीडियो इफ़ यू लाइक इट, इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग एंड इफ़ यू आर रीचिंग टिल हियर, मतलब यू आर लाइकिंग माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, है ना। सब्सक्राइब करना तो मत भूलो, बिकॉज सब्सक्राइब करोगे तो ही आपको आगे के नोटिफिकेशंस आते जाएंगे। ठीक है, कुछ न्यू चैप्टर भी अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे पढ़ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे वो भी पढ़ाने की बात कर सकते हो मैथ्स में। एंड दैट्स इट। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय, टेक केयर।